हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सभी लोग रेडी हैं। आवाज़ सबको ढंग से आ रही है? कैन यू हेयर मी? गुड मॉर्निंग शिफत, मोहम्मद एंड ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना? तो लास्ट टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। एंड लास्ट टाइम वी वर एट केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख ही लिया था, ठीक है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है आपका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अपन कोर्स में नहीं है, तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन डिटेल, लेकिन अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्लाइड डिस्कशन रहेगा सेकेंड ऑर्डर का, और कुछ आगे का डिस्कस करेंगे अपन। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आई कैन सी नबील, जैनब, मोहम्मद, शिफत, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट सेकंड ऑर्डर का मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर का तो बता ही दिया था, अपन ने काफी सारे एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको ध्यान रहे। वैसे कोर्स में पूरा डिटेल तो नहीं आएगा, है ना, जस्ट अपन को ध्यान होना चाहिए। ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ है। सेकंड ऑर्डर का रेट इज इक्वल टू के टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, है ना। ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर आप जो है रेट जो है माइनस डी ए बाई डी टी है, ठीक है। और अगर इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, किसी समय पे कॉन्सेंट्रेशन माइनस 1 अपॉन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ है। और अगर आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ में टी को टी हाफ कर दो और कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट बाय 2 कर दो, तो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हाफ लाइफ का, क्योंकि कई बार ग्राफ भी आ जाते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन काफी सारे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और एक तो ये वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। दूसरा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये होगा रेट जिसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। रेट इज इक्वल टू के टाइम्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अगर दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो इस तरह का रेट लॉ होगा, समझ आ गया। अब इसमें अपन इसको डेलिबरेटली अपन फर्स्ट ऑर्डर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, कोई बता सकता है मेरे को? इसमें ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ए का कॉन्सेंट्रेशन इज टेकन इन एक्सेस, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है समय के साथ फिक्स रहेगा, नहीं बदलेगा, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट माना जा सकता है। तो के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू नया के डैश मान लेते हैं अपन, नया रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट हो जाती है इज इक्वल टू के डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और ऐसे रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, ये तो अपने बहुत अच्छी तरह से सिलेबस में है, ठीक है। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई एग्जांपल दे सकता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जल्दी से? कई बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एनीवन? शिफत, मोहम्मद, नबील? सूडो फर्स्ट ऑर्डर, जैनब? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। इसका एग्जांपल है बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर आप जानते हो ना? तो केन शुगर होगा, केन शुगर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जिसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहा जाता है, समझ आ गया। तो इसका एग्जांपल है, ये है सूडो फर्स्ट ऑर्डर,
रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इसका एग्जांपल है, C12H22O11, ठीक है, प्लस वाटर, और H प्लस अपन ने लिया तो C6H12O6, ये ग्लूकोज, प्लस C6H12O6, ये फ्रक्टोज, ठीक है। इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहा जाता है। कोई बता सकता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहते हैं इसको अपन? बताओ सिफत, मोहम्मद। हाँ, क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल रोटेशन जो है रिवर्ट हो जाती है। इनिशियली जो इसके सुक्रोज की ऑप्टिकल रोटेशन होगी वो होगी 66.5 डिग्रीज। ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसकी रोटेशन हो जाएगी +52.5 डिग्रीज, ठीक है। और फ्रक्टोज की रोटेशन होती है -92 डिग्रीज। तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो फ्रक्टोज मिलेगा आपको, ठीक है, उसकी रोटेशन नेगेटिव है और इन सबसे ज्यादा है। देखो आप, वैल्यू -92 है, तो फाइनल मिक्सचर की रोटेशन बिल्कुल उल्टी हो जाती है। समझ आ गया? तो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लेवो रोटेटरी बनता जाए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन अपन करेंगे काइनेटिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है, जो कि क्वेश्चंस काफी सारे आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल
Now guys, we will be starting in 2 minutes. Just the meeting got disconnected, so sorry for that. आवाज सबको आ रही है बेटा? Yes, sir. So my iPad is not getting connected. Just wait for 2 minutes, then we will start. Recording in progress. और गाइस, मेरे को लग रहा है कि आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. चलो बढ़िया है, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक तो होता है इनिशियल रेट मेथड, जो आपको पता ही है। इनिशियल रेट मेथड में आपका किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस या थ्राइस करते हैं और रेट कितने टाइम्स हुआ। अगर रेट ट्वाइस होता है तो फर्स्ट ऑर्डर है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, रेट 4 टाइम्स हो जाता है ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन करने पे, तो फिर वो आपका सेकेंड ऑर्डर है। इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, टेबुलर फॉर्म में दिया होता है कॉन्सेंट्रेशन, और वो आप एनालाइज कर लेंगे। इसके बाद जो सेकंड है वो है हाफ लाइफ मेथड। ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसके क्वेश्चन कराना चाहूंगा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि हाउ द हाफ लाइफ इज डिपेंडेंट, व्हाट इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन द हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन? क्या होगा, बताओ बेटा। जनरल आपका रिलेशनशिप ए नॉट और हाफ लाइफ के बीच में क्या होगा, बता सकते हो? कौन बताएगा? जैनब, मोहम्मद, शिबा। हाफ लाइफ कैसे प्रोपोर्शनल होता है? Sir, T half is directly proportional to A naught 1 minus n. A naught की power 1 minus n.
ए नॉट पावर 1 तो इससे अपन रिलेशनशिप निकाल सकते हैं हाफ लाइफ और आपके ऑर्डर के बीच में। समझ आ गया? तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आप देखेंगे कि क्या ऑर्डर है। क्लियर? तो मैं क्वेश्चन एक दे देता हूँ आपको, क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, जल्दी से मेरे को करके बताइए क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी कैन डू इट क्विकली। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक है लेकिन बहुत ज्यादा, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाफ लाइफ मेथड क्या होता है। इसमें क्या होगा कि अगर आपका वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड है तब आप मैं प्रेफर करूंगा कि आप लॉग ले लें। ठीक है, लॉग से थोड़ा सा इजी पड़ जाता है अगर वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है आपका यहाँ मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। half life period of decomposition of a compound is equal to 50 minutes। ठीक है, if the initial concentration becomes 0.25 times the half life is reduced to 12.5 minutes। तो आपको ऑर्डर बताना है इसका। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया सबको। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? इज इट क्लियर? ऑप्शंस में देता हूँ 0 1 2 3। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या ऑर्डर होगा, जल्दी से बताएं। हाँ फातिमा, आंसर आ रहा है बेटा? नबील, क्या आंसर आ रहा है बेटा? सर एक मिनट। अपन इसमें लगाएंगे हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस n। तो हाफ लाइफ पीरियड 50 मिनट्स है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप 0.25 टाइम करते हो तो हाफ लाइफ इज रिड्यूस टू 12.5 मिनट। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? सर 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। और बाकी का क्या आंसर आ रहा है सबका, बताओ जल्दी। शिफत, जैनब, देखो इसमें जरूरी नहीं है कि आप हर बार कैलकुलेशन करें, ये भी ध्यान रखना। कई बार डेटा को देख के एकदम से आपको पता लग जाता है और पूरा ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आया बच्चों? इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज यू शुड डू द कैलकुलेशन। समटाइम्स यू शुड रीड द डेटा केयरफुली।
देखिए हाफ लाइफ लिखेंगे यहाँ पे 50, ठीक है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दूसरा हाफ लाइफ कितना हो गया 12.5, ठीक है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 माइनस एन है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपने ए लिया है, और दूसरा जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज बीन रिड्यूस टू 0.25 टाइम्स, तो a बाय 4 हो गया, या 0.25 कर दो, 0.25 a हो गया, तो a बाय 4 ले रहा हूं मैं, 1 माइनस एन, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, 4 की पावर 1 माइनस एन आ गया। अच्छा 12.5 का को 4 टाइम्स करते हो तो 50 आता है, 12.5 को डबल करते हो तो 25 आता है, 25 25 को डबल करते हो तो 50 आता है, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, तो 4 इज इक्वल टू 4 की पावर 1 माइनस एन, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, एन कितना आया 0, समझ गए नबील, समझ में आ गया, आंसर आ गया, यस सर, ठीक है। ठीक है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन एक बात आप ऐसे भी समझ लो, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना, ओरली कर सकते थे अपन। अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते कि आपका देखो हाफ लाइफ अगर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ क्या होता है A0/2K, तो ये कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर ही नहीं कर रहा, समझ आ रहा है, तो फिर वो कौन सा रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर, और हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, तो सेकंड ऑर्डर है, समझ आ गया, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा ऑन द हीट। अच्छा इसमें एक और मेथड है, टेम्परेचर पे जाने से पहले डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक और मेथड में बताना चाहूंगा आपको, ग्राफिकल मेथड। ये आपके क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका टेंशन मत लीजिएगा, आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए। ग्राफिकल मेथड टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ याद होना चाहिए, तो आप जल्दी से कर पाएंगे। जैसे ये जीरो ऑर्डर का है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। अब क्या होता है ग्राफिकल मेथड में, आपको ग्राफ दिया रहता है कॉन्सेंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ दिया रहता है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। अगर रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर है, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, आपको दिख रहा है जीरो ऑर्डर है, तो कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ आएगा वो लीनियर आएगा, वो इस तरह से होगा, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रहेगा, टाइम यहाँ रहेगा जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, वो इस तरह से आएगा, क्योंकि ये स्लोप है, ये y इज इक्वल टू सी, ये प्लस m, ये स्लोप हो गया, और ये x एक्सिस पे टाइम हो गया, समझ गए। अगर आपको तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देख रहे हो और वो ऐसा आ रहा है, ठीक है, डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ आ रहा है, तो वो जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ग्राफ दे रखा है लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ अगर आपका लीनियर आ रहा है, इसका ग्राफ अगर आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है ऐसे,
वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन क्या होगा अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ये वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एल एन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कर्व होगा। तो अपन इंटीग्रेटेड रेट लॉ के हिसाब से, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के टर्म का टाइम के साथ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना, और उसमें देखते हैं कि किस तरह का ग्राफ का से स्ट्रेट लाइन आ रहा है, किस तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म को लेने पे स्ट्रेट लाइन आ रहा है, और जिससे स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा, है ना, वो ऑर्डर बताएगा अपन को। जैसे अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा तो जीरो ऑर्डर है, लेकिन ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो आपका स्ट्रेट लाइन नहीं आने वाला, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। वो इस तरह का ग्राफ, क्योंकि ये तो y हो गया और ये हो गया आपका इंटरसेप्ट c, ये m स्लोप और ये x। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ग्राफ आएगा तो ये इंटरसेप्ट हो गया, स्लोप हो गया आपका जो है k हो जाएगा, ये स्लोप k बताएगा आपको। लेकिन अगर तो समझ में आया, तो वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको तो इसका मतलब वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं और इसको अपन को क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा क्या दे रखा है। ग्राफिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फिर अपन टेम्परेचर के इफेक्ट पे चलते हैं। जैसे ln ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ऐसा ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ, इसी रिएक्शन का दूसरा ग्राफ दे रखा है जिसमें मैंने लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बजाय वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ले लिया। ये है आपका 100, ये 200, ये 300। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन सबसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर अपन को ये 300 है, सॉरी, और ये 500 है, ठीक है। 100, 300 और 500। और ये टाइम जो दे रखा है आपका, टाइम दे रखा है आपका, ये है 3000 सेकेंड। यहाँ पे जो टाइम है 3000 सेकेंड है, और यहाँ पे जो टाइम है ये है 6000 सेकेंड्स पर। ये तो एक तो ऑर्डर बताना है आपको। ये दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम और वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? कौन सा ऑर्डर है ये देखिए आप आपके ऊपर। सर सेकंड ऑर्डर। हाँ, कौन सा? हाँ, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये, समझ गए? तो ये ऐसे ग्राफ दे रखे होंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर होगा तो वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन आएगा, बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म के ग्राफ कर्व आएंगे। तो जैसा कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका आंसर है सेकंड ऑर्डर, तभी तो ये वन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है। और लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर होता तो ये स्ट्रेट लाइन स्लोप आता, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसका k कितना है ग्राफ को देख के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k?
ये आपके सामने इंटीग्रेटेड रेट लॉ है सेकेंड ऑर्डर का। तो के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हम्म सही है, तो स्लोप हाँ, के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्लोप होता है टेन थीटा। समझ आ गया? तो यहाँ पे ये कितना है, टेन थीटा कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, ये टेन थीटा निकाल लो इस ट्राइंगल से। तो ये वैल्यू कितनी है, 500 माइनस 300 है, 200 है। समझ आ गया? और ये कितना है, 3000 है, 3000 और 6000 के बीच में। तो के कितना होगा? ठीक है, 200/3000, 2/30, 1/15 होगा। समझ आ रहा है? यूनिट्स का ध्यान जरूर दीजिएगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, है ना? तो यूनिट जो भी आपको जिसमें भी समझ दे रखा है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर का के है, तो सेकंड ऑर्डर के का यूनिट होगा जैसे मोल पर लीटर की पावर -1 पर सेकंड। क्लियर? यस सर। हाँ, तो फिर अपन आगे चलते हैं और आगे अपन बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस की। कॉन्सेंट्रेशन पे निर्भर करता है, कॉन्सेंट्रेशन की किस पावर पे निर्भर करता है उसको अपन ऑर्डर कहते हैं। और दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो टेम्परेचर का पड़ता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एक तो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं अपन? और अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना आता है नॉर्मल रिएक्शंस का? बताएं जल्दी से। हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट दुगना या तिगना हो जाता है। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा किसी रिएक्शन का, ये अपन को ये बताएगा कि टेम्परेचर को डबल करने पे, तो सॉरी, टेम्परेचर को 10 डिग्री, हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स हो जाता है। तो इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट्स। रेट कांस्टेंट आपका चेंज हो जाएगा। रेट जैसा कि अपन ने लिखा है कि रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन की पावर n। ठीक है, क्लियर? तो ये तो टेम्परेचर पे निर्भर करने वाला फैक्टर है। तो टेम्परेचर बदलेगा तो के बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन तो वही रहता है करीब करीब। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर के कितना इंक्रीज हो जाएगा, किस रेशो में इंक्रीज होगा, कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है उस रिएक्शन का। तो जैसे के टी प्लस 10 डिग्री बढ़ाने पर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल के, तो ये करीब 2 या 3 के आसपास होता है, 2 या 3 के बीच में होगा। इसका मतलब कि अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा, है ना? वो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसे मान लो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर आपका 2 है, ठीक है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, मेरे को बताओ। सर इफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज 2, मतलब हर 10 डिग्री बढ़ाने पर टेम्परेचर कितना हो रहा है, वो रेट दुगना हो रहा है, कहने का ये मतलब। टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब 10 डिग्री बढ़ाने पे रेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो मान लो 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं
रिएक्शन के लिए, तो रेट इज बाय फैक्टर ऑफ कितना फैक्टर से इंक्रीज होगा रेट, बताओ। समझ में आ गया सबको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आ गया? शिफत बताओ, जैनब, फातिमा, क्या आंसर आ रहा है? एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कुछ, आप बस एक्सप्रेशन बता दो मेरे को। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब हर 10 डिग्री इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट डबल हो जाता है, 2 का ये मतलब है। तो फिर आपको मेरे को बताना है कि अगर मैं 50 डिग्री से 100 डिग्रीज कर देता हूँ तो हाउ मेनी टाइम, बाय व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट यू हैव टू टेल मी। बड़ा आसान है ये, किया किसी ने, बताओ। फातिमा बताओ, शिफा, मोहम्मद, शिफत, जैनब। बहुत इजी है, देखो 50 से 60 गए, 10 डिग्री इंक्रीज हुआ, मतलब 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और रेट हुआ डबल। 60 से 70 गए, फिर से रेट डबल हुआ, डबल का डबल, 2 टू दी पावर 4। इस तरह से 60 से 70 गए, फिर से डबल हुआ, समझ आ रहा है? 70 से 80 और 80 से 90, फिर से डबल हुआ और फिर से डबल। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 2 टू दी कितने, 10-10 डिग्री के कितने इंटरवल हैं, आप ये देखो मेरे को ये बताओ। 10-10 डिग्री के कितने इंटरवल है? 5 इंटरवल, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90। तो हर 10 डिग्री के इंटरवल पे रेट क्या हो रहा है? डबल हो रहा है उसके पहले वाले रेट का। ठीक है, तो डबल का डबल 4 टाइम्स, उसका डबल। ठीक है, 2 टू दी पावर 3 8 टाइम्स हो गया, तो 2 टू दी पावर 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन, एकदम कुछ ज्यादा कुछ डिटेल की जरूरत नहीं है ना। और जो इसको अपन थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस बताने वाली जो इक्वेशन है, K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ए बाय आर टी होता है। ठीक है, तो मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? और इसको क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से बच्चों। ए क्या होता है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर के पहले है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? या आपका एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया, या बोल्ट्जमान फैक्टर भी कहलाता है ये। ठीक है, ये अपन को वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है जिसका एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से आधा है। ये तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ln k इज इक्वल टू ln a ये बाय आर टी। एक ये इक्वेशन रहेगा, और लॉग में करोगे तो ये होगा। ये ग्राफ दे रखा है कि लॉग, ये तीनों इक्वेशंस के का टेम्परेचर डिपेंडेंस की रेट कांस्टेंट किस तरह से टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा ये दिखा रही हैं। समझ आ गया सभी के? तो इसका क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं। अगर आपको दो टेम्परेचर दे रखे तो दो दो के की वैल्यू किस तरह से डिराइव की जाएगी? ln या log लिख दो, log और ln में बस इतना सा फर्क है 2.303 का। log k2 बाय k1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन लॉग लिया तो 2.303 करना पड़ेगा आर। ठीक है, T2 माइनस T1 बाय, ये K2 है तो T2 माइनस T1 बाय T1 T2, ऐसे याद रख लेना। और अगर आप स्लोप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो, ln k वर्सेस 1 बाय t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा,
तो ये तो y हो गया, ये c हो गया, ये 1/t जो है ये x हो गया, और ये जो है आपका माइनस a/r, ये स्लोप हो गया। ठीक है, ln के ये इस तरह से आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA/r। अगर लॉग का ले रहे हो तो EA/2.303 r होगा स्लोप। ये जो इंटरसेप्ट है आपका ये होगा ln a। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ को देखना है, बस आंसर करना है, या कोई एक्सप्रेशन लिखा आता है ग्राफ में नहीं होता तो। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि A gives P। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है, इस रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट है K, log ऑफ K, log है या ln है ध्यान रखना, इज इक्वल टू -2000 + 6.0। आपको बताना है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना है A, और एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है EA। जल्दी से बताओ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं लगातार, फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जल्दी से। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस भी लिखे हुए हैं, ऑप्शंस लिखने में समय ज्यादा लगेगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्दी से कर सकते हैं। ए की वैल्यू माइनस, ए तो बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, माइनस में नहीं होगा है ना कभी भी। वापस से कंपेयर करो फातिमा बेटा, एक बार कंपेयर करो उस एक्सप्रेशन से जो मैंने आपको बताया। देखो ये वाला, ये एक्सप्रेशन कंपेयर करो, ये वाला लॉग वाला ही है। अगर लॉग दे रखा है तो लॉग वाला एक्सप्रेशन कंपेयर कीजिए, समझ आ गया। A = 6 नहीं होगा, वापस से चेक करो, यू आर क्लोज टू द आंसर। शिफत, जैनब, शीबा बेटा बताओ कितना आ रहा आंसर। कंपेयर करो इसको। ठीक है, इससे कंपेयर करना है, बस कंपेयर करके वैल्यूज बतानी है आपको। तो यहाँ पर ये है, देखो log A = 6 है, समझ गए। ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस हैं मेंस के, AI-EEE के, और इसके नीट के। ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये अपन को फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बता रहा है कि कितने कोलिजन हो रहे हैं। तो ये हो गया 10⁶। ठीक है, इसी तरह से इस टर्म को कंपेयर करो आप। तो ये हो गया आपका EA/2.303 r = 2000। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये आ गया आपका 2.303 × 2000 r। समझ, कई बार r के टर्म में भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.6 × 10⁻³ r, और
जूल में है, किलो जूल में है, ये ध्यान रखना, मैं वैल्यू बता रहा हूँ 38.3 किलो जूल पर मोल, ये एक्टिवेशन एनर्जी आ गया। कोई डाउट इसमें किसी को भी? आई होप सभी लोग कर लेंगे इसको ढंग से, कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो फेवरेट क्वेश्चन है जो आता रहता है हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्लियर? Yes. हाँ, तो अब दूसरा क्वेश्चन, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है किसी रिएक्शन की और रेट कांस्टेंट है 3.2 इंटू 10⁴ पर सेकेंड एट 300 केल्विन, तो 310 केल्विन पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्टिवेशन एनर्जी 0 है इसका। ये तो K1 है, ये T1 है, और ये K2 है, और ये T2 है। एक्टिवेशन एनर्जी मैंने दे दिया, तो ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम से हो जाना चाहिए। क्या आंसर होगा? ABCD में से क्या आंसर रहेगा बच्चों? एनी आइडिया ऑफ द आंसर? जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नबील बताओ जल्दी बेटा। शिफात? सर जो आपने अभी ऊपर वो बताया था एक रेशियो वाला, वो दिखा दीजिएगा, K2/K1। लेकिन ये करने की भी जरूरत नहीं है, दिखा दो रहा हूं मैं, एक बार इसे ट्राई करो। आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी काम में ले सकते हो, वो भी आपको आइडिया दे सकता है, ये वाला, या ये भी ले सकते हो, K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R, T2 माइनस T1 बाय T1 T2। अब दिखा दीजिएगा सर नीचे क्वेश्चन। हाँ बताओ। देखो सिंपल सी बात है कि किसी का आंसर आया? सर उससे तो नहीं आ रहा है। हाँ देखो, वैसे ही देख लो आप। देखो ये तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर है और ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन। देखो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं अपने, उसमें से कुछ ही कोलिजन की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो वो ये फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का।
अब अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, देखो आप, तो जिस एक्टिवेशन एनर्जी 0 है मतलब ये कितना हो गया 1, तो के किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं रिएक्शन को होने के लिए। अगर तो जितने भी आपके कोलिजन्स हो रहे हैं वो सबके सब रिएक्शन दे देंगे। मतलब के विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इफ द एक्टिवेशन एनर्जी इज 0। ये समझ में आया आपके? वो करने की भी जरूरत नहीं है। K2/K1 ये 0 हो गया, ये सब खत्म हो गया। अब ये लॉग क्या है, इधर 0 आ गया। यस सर, ये तो वो हो गया, log 1 हो गया। हाँ नहीं, तो ये लॉग log 1, तो K2 इज इक्वल टू क्या हुआ, K1 हो गया। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसका एक्टिवेशन एनर्जी 0 है, उसमें हर कोलिजन आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर ले। सारे के सारे कोलिजन जितने भी हो रहे हैं सब प्रोडक्ट बनेंगे। के टेम्परेचर पे निर्भर करेगा ही नहीं। समझ आया? के विल ऑलवेज बी फिक्स्ड अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपका 0 है तो। के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ये भी अपन ध्यान रख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे के की वैल्यू पहले क्या थी, ये थी। बाद में क्या हुई, बाद में भी यही हुई क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपका 0 था। ठीक है, फिर अगला ठीक। सवाल भी ऐसा ही है, बेसिक सा, और आई होप जल्दी से कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं, नीट मेंस में खूब आते हैं। देखो एक रिएक्शन के लिए के, ये एक्टिवेशन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर 25 डिग्री सेल्सियस पर आपको ऐसे दे रखा है। थ्री इंटू 10⁻⁻⁴ इसमें जूल में कन्वर्ट करना मत भूलना, अगर कन्वर्जन करना हो उसमें रखना हो। पच्चीस डिग्री पे 3 वैल्यूज दे रखी हैं अपन। ठीक है, इनफाइनाइट टेम्परेचर पर के का वैल्यू क्या हो जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसा ही है सवाल, एकदम से हो जाएगा आपका। सर के सेम रहेगा। के जो है आपका इनफाइनाइट टेम्परेचर पर किसके बराबर हो जाता है, के की वैल्यू ये है। 3 ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता रहा है अपन को। और ये जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वो सारे के सारे बराबर एनर्जी के नहीं है। उसमें से जिन कोलिजन्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, जो फ्रैक्शन, वो ये है। यही रिएक्शन, मतलब जैसे 10 कोलिजन हो रहे हैं, आप ऐसे सोचो 10 कोलिजन में से 1/4 कोलिजन की एनर्जी, 1/4 कोलिजन की एनर्जी ही
इतनी है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को पार कर पाए, है ना। तो मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। 10 कोलिजन हो तो रहे बट दे विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। उसको मैं फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता हूँ, दैट फ्रैक्शन इज बोल्ट्जमान फैक्टर, जो अब मैंने बताया e⁻⁻ एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होता है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे के कितना हो जाएगा, क्या आंसर आ रहा है, किसने दिया है, लेट मी चेक। फातिमा क्या आंसर आया है? हाँ उसका तो सेम होगा, ठीक है। पहले वाले का तो हाँ बताओ। फिर इसका ऑप्शन भी है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 into 10 to the power 18, 6 into 10 to the power 14, infinite, 3.6 into 10 to the power 30। बड़ा आसान है, करो जल्दी से। सर 6 into 10 से पावर 14 तो नहीं हो जाएगा 1 के बराबर? हाँ हाँ यही होगा। देखो ये क्या है कि ये टेम्परेचर जब इनफाइनाइट हो गया तो अभी तो देखो नॉर्मल, इसको ऐसे समझो, साधारण टेम्परेचर पे तो 1/4 मॉलिक्यूल ही, मान लो 10 कोलिजन हो रहे हैं तो 1/4 ही रिएक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन जब तुमने टेम्परेचर को बहुत ज्यादा कर दिया तो हर के पास इतनी एनर्जी कि वो, मतलब सबकी एनर्जी बढ़ गई, और हर के पास इतनी एनर्जी है कि वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो जितने कोलिजन्स तुम्हारे हो रहे हैं ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो, कि वो सबके सभी रिएक्ट करेंगे, तो वही के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू ए हो जाएगी। एक तो उसको थ्योरेटिकली वैसे समझ सकते हैं, या फिर अपन यहाँ पे वैल्यू रख के समझ सकते हैं, के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू बहुत बड़ा नंबर, है ना। तो ये 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या होता है, बहुत छोटा नंबर। ये किसको जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे 1 अपॉन 10 लाख, 1 अपॉन 1 करोड़, जीरो होगा, है ना, जीरो के करीब हो जाएगा वो। 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो ई टू दी पावर जीरो आने लगेगा ये। तो ये जो फ्रैक्शन है ये 1 को टेंड करने लगेगा, मतलब एग्जैक्टली नहीं, 1 के करीब होने लग जाएगा। तो के की वैल्यू करीब करीब ए के बराबर ही हो जाएगी। ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, मतलब जितने कोलिजन हो रहे हैं वो सबके सब आपका प्रोडक्ट देंगे। तो जो ए की वैल्यू है वही के की वैल्यू है ना। बिना अपन को करे, अपन जल्दी से भी समझें तो एकदम से समय कम लगता है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मैं जल्दी से बता दूं कि ये तो आपकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और इतनी एनर्जी अपन को और चाहिए, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इतनी एनर्जी को पार जो पालेगा, और ये टोटल एनर्जी कितनी है बेस से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी है ये, तो ई ए आर है ना। ये पूरा एनर्जी कितना होगा इसका, ये होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एनर्जी तो अभी रिएक्टेंट में इतनी एनर्जी तो है पहले से, एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी दी, इतनी दोगे तो ये एनर्जी बैरियर को पार कर पाएंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी जो प्रोवाइड करेगी वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी जो उस टाइम रिएक्टेंट की हो जाएगी वो एक्स्ट्रा एनर्जी पाकर वो है ई ए आर प्लस ई ए, तो ई टी ई थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये रिएक्शन का डेल्टा एच कहलाएगा, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन, जो अपन को ये बताएगा कि हीट लिबरेट हुई या एब्जॉर्ब हुई, ठीक है। तो इसकी ये अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये इसी से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है।
जैसे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकल रही है। हीट क्यों निकल रही है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है रिएक्टेंट की एनर्जी के मुकाबले। ठीक है, ई ए फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। अगर अंतर लोगे आप तो आपको डेल्टा एच मिल जाएगा। जैसे अगर वापस से रिएक्शन पीछे जाना चाहेगा तो उसकी एनर्जी इतनी होगी एक्टिवेशन, क्योंकि पीछे अगर रिएक्शन होना चाहेगा तो प्रोडक्ट की एनर्जी अभी यहाँ पर है। पूरा एनर्जी बैरियर पार करने के लिए उनको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, है ना। तो इतनी एनर्जी अपन को एक्स्ट्रा वापस से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये है ई ए बी, समझ आ गया? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये है ई ए एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी, जो एनर्जी हो गई, ये है ई टी। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी जो एनर्जी हो गई लेकर एक्स्ट्रा एनर्जी ऑब्टेन करके जो एनर्जी बन गई वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्लियर? तो ये इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं डायग्राम के, बहुत इजी होते हैं, गलती मत करना बिल्कुल भी, बिल्कुल पूरे नंबर आने चाहिए इसमें, है ना। बहुत ही आसान है। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की 52 है, बैकवर्ड रिएक्शन की 74 है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा समय बचाने के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन इज 52 किलो जूल। क्या आंसर होगा? क्या आ रहा आंसर, जल्दी बताओ। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन की 52 है और बैकवर्ड रिएक्शन की 74 है। तो डेल्टा एच कितना हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, पीछे जाना ज्यादा मुश्किल है, मतलब पीछे नीचे होगा प्रोडक्ट वाला साइड। तो 52 माइनस 74 कितना हुआ? माइनस 22 किलो जूल पर मोल होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेना है अपन को। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। समझ में आया? कैटलिस्ट से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंथैल्पी चेंज तो अभी भी इतना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अंतर तो उतना ही है। हाँ, नए रास्ते से रिएक्शन को लेके जाएगा कैटलिस्ट, जिससे आपको कम एनर्जी लगेगी। समझ आ रहा है? तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। रिएक्शन है आपका ए के प्रोडक्ट 700 केल्विन पर और ए गिव्स प्रोडक्ट, ये सेम रिएक्शन है, ये है 500 केल्विन पर विद कैटलिस्ट।
तो आपको कम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन होने लग गया कैटलिस्ट के साथ, 500 केल्विन पे ही होने लग गया, ठीक है। It is found that activation energy is decreased by 30 kilojoule per mole in the presence of catalyst. कैटलिस्ट की मौजूदगी में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, कितनी कम हुई? 30 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और रेट रिमेन सेम, दोनों का रेट बराबर है, इसका और इसका सेम रेट। कैसे सेम रेट? टेम्परेचर अलग अलग होने के बाद भी रेट सेम क्यों हो गया? क्योंकि जिसमें कम टेम्परेचर है उसमें अपन ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट को बढ़ा दिया, है ना, तो वो जल्दी जल्दी होने लग गया, जिससे वो हायर टेम्परेचर के रेट के बराबर मैच कर गया, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज्ड बाय 30 किलोजूल इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, the and the overall rate remain unchanged, है ना, rate remain same for these two cases, case 1 and case 2। तो आपको बताना है कि what is the activation energy for the uncatalyzed reaction। ये for एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड रिएक्शन की कितनी है, पहले रिएक्शन की जिसमें आपने कोई कैटलिस्ट नहीं लिया, उसका एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? ऑप्शन है आपका 198, ऑप्शन बी 135, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 105। क्वेश्चन समझ में आया सबके? बताएं जल्दी। क्या आंसर आ रहा है? जैनब, नबील, फातिमा, शीबा, बेटा क्या आंसर आ रहा है? हाँ, कितना आंसर आ रहा है? कौन बताएगा? सर ये समझ नहीं आया। देखो, एक रिएक्शन है जो 700 केल्विन पर हो रहा है, उसका कुछ रेट है आर, ठीक है। 500 केल्विन पर रेट क्या होगा? कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से जल्दी जल्दी रिएक्शन होता है, टेम्परेचर कम करने से धीरे हो जाता है, लेकिन इसका रेट भी बराबर आ रहा है, बराबर रेट से हो रहा है। कैसे? टेम्परेचर कम करने पे बराबर रेट से कैसे हो रहा है? क्योंकि कैटलिस्ट की मौजूदगी है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है,
ठीक है, जिससे रिएक्शन जल्दी जल्दी रेट बढ़ जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो रेट इंक्रीज हो जाएगा, ये जल्दी से होने लगेगा, एनर्जी बैरियर कम हो गया ना। कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को कितना कम किया, 30 किलो जूल कम किया। सर तो देखो जो दोनों के K होंगे उन्हें इक्वेट कर दें। हाँ, ये तो पहले रिएक्शन का क्या हो गया जो 700 केल्विन पर हो रहा है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये दूसरे रिएक्शन का के हो गया। देखो ए टेम्परेचर पे निर्भर करता है लेकिन ना के बराबर। ए डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ऐसे कह सकते हो आप कि ए तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर टेम्परेचर पे जो है जो माइल्ड डिपेंडेंस शो कर रहा है, कम डिपेंडेंट होता है ना। तो उसको मान लेते हैं कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट मान लेते हैं e टू दी पावर माइनस। अब ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, मतलब मान लो रिएक्शन के इतनी एक्टिवेशन एनर्जी, आप ऐसे सोचो कि इतना आपको रेज करनी पड़ती है एनर्जी किसकी, रिएक्टेंट की, तब जाके वो प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन कैटलिस्ट में आपको एनर्जी जो रेज करनी पड़ेगी वो कम एनर्जी रेज करनी पड़ेगी। कैटलिस्ट में क्या होगा कि कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दिया। आपको एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी, पुरानी एक्टिवेशन एनर्जी -30। ये सवाल में अपन को दिख ही रहा है, समझ में आया। बाय आर इंटू टी, टी कितना लिया, 500। तो इधर कैटलिस्ट की मदद ली और उधर हायर टेम्परेचर की मदद ली, दोनों में रेट बराबर हो गया। कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, रेट को बढ़ा दिया, उधर टेम्परेचर के कारण रेट बढ़ गया। तो क्या आंसर आएगा अपना, ये कैंसिल आउट कर दें, माइनस भी हटा देते हैं अपन, आर भी गया, ये दो दो जीरो भी काट दिए मैंने, तो ये 5 सर EA 105 इज इक्वल टू 7 EA माइनस 210। 105 देखो कितना आ रहा है, सर डी 2EA इज इक्वल टू, हाँ EA इज इक्वल टू 105 आ रहा है। समझ में आ गया सभी के। तो ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मतलब सर इसको आसानी से कर। हाँ सर इसको इक्वेट इसीलिए करा ना क्योंकि वो एक ही रिएक्शन के मतलब दो वो थे, एक बार कैटलिस्ट से करा था, एक बार उससे हाँ, करा था। एक ही, हाँ दोनों के रेट सेम आ रहे थे इसलिए इक्वेट करा दोनों। ठीक है, दोनों के रेट सेम आ रहे थे, एक तो टेम्परेचर की मदद से रेट को बढ़ा रहा था ज्यादा टेम्परेचर पे, दूसरा टेम्परेचर कम था लेकिन कैटलिस्ट की मदद से रेट को बढ़ा रहा था, जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा था, कम करके रेट को बढ़ा रहा था, है ना। तो जी सर। ये आपका कहलाएगा कि इससे दोनों का रेट इक्वल हो गया, तो उससे अपन ने जो ओरिजिनल एक्टिवेशन एनर्जी थी जो 700 वाले की वो निकाल ली। ठीक है, तो कैटलिस्ट की मौजूदगी कैसे होता है, जैसे बिना टेस्ट के -EA/RT होता है रेट कांस्टेंट, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में कैसे होगा, A e⁻⁻ -EA-C। कैटलिस्ट ने वैल्यू कम कर दी एक्टिवेशन एनर्जी के, पहले एनर्जी ऐसे हो रही थी, अब कैटलिस्ट की मौजूदगी में ऐसे हो रहा है, तो ये इतना कम घट गई एनर्जी RT। अगर इसको मैं और डिटेल में जाऊं, -EA/RT, ठीक है, e⁻C/RT, ये कैटलिस्ट फैक्टर होता है, मतलब कैटलिस्ट, ये देखो, ये तो ये नया न्यू रेट कांस्टेंट है, ये ओल्ड न्यू, ये ओल्ड आ गया, तो के न्यू
नया रेट कांस्टेंट कैटलिस्ट की मौजूदगी में पुराने रेट कांस्टेंट के e⁻c/RT के प्रोपोर्शनल होगा, इतने गुना रेट बढ़ जाएगी। इसको कैटलिस्ट फैक्टर कहते हैं। समझ आ गया? ठीक है। अब रेट टेम्परेचर बढ़ाने से देखो, ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो आपको कोलिजन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बता रहा है, एनर्जी बता रहा है आपको, है ना। कुछ मॉलिक्यूल जो हैं ये आपकी एनर्जी है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/4 मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है, ऐसे सोच लो। ये 1/4 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी है। सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी किस पे है? सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो ये है। ये सबसे ज्यादा, ये जो एनर्जी है E2, ये सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। मान लो आधा फ्रैक्शन का मतलब आधे परसेंट, 50% मॉलिक्यूल्स की एनर्जी E2 है, 1/4 की एनर्जी E1 है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, यहाँ पे एक एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ये रिएक्शन से पता लगता है अपन को। तो जो भी मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है वही रिएक्ट कर पाएंगे, यहाँ वाले मॉलिक्यूल ही रिएक्ट कर पाएंगे। ये वाले सब मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं कर सकते जिनकी एनर्जी इस जोन में है, क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है। अब तुम क्या करते हो कि टेम्परेचर बढ़ा देते हो। टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी किस तरह से मॉलिक्यूल्स की बदलती है? ऐसे बदलती है, जो मैक्सिमा है, पीक है, ये आगे खिसक जाता है, ठीक है। और अब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हो गए, ग्राफ में एक्स्ट्रा एरिया ऐड हो गया ना, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए जो रिएक्शन करने में काबिल है, जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। समझ आया? तो इस तरह से रेट बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद मैं शुरू करता हूँ गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में बेसिक लॉज हैं, आपको पता ही है। बॉयल्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/v के, या प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एक तो इनके ग्राफ आते हैं, ठीक है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P और V का ग्राफ कैसा होगा? हाइपरबोला होगा, ये तो पता है, ठीक है। फिर चार्ल्स लॉ है, वॉल्यूम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ये टेम्परेचर केल्विन में लीजिएगा आप, ये चार्ल्स लॉ है, ठीक है। फिर गे-लुसैक्स लॉ है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके टेम्परेचर के केल्विन में। दूसरा एवोगैड्रोस लॉ है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। इन सभी को अपन मिलाकर कंबाइंड गैस इक्वेशन बना देते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। समझ में आ गया? अब जब PV इज इक्वल टू n, तो नंबर ऑफ मोल्स है, मोल के फॉर्म में है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इसके दूसरे फॉर्म भी है, नंबर ऑफ मोल। ये तो पता है ना आपको, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो? मास अपॉन मोलर मास से, ठीक है, मास अपॉन मोलर मास से निकालते हो। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू W/m, मास अपॉन मोलर मास, RT, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले का दूसरा फॉर्म ले लूंगा मैं, मोलर मास ये आ गया यहाँ पर, यहाँ ले लिया मैंने। ये W/v, ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया, RT। तो प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। हाँ, समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया सबके? जी सर। है ना। तो ये वाला फॉर्मूला होता है आपका, प्रेशर इंटू मोलर मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू RT। तो
डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर? ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्मूले के और भी रूप हैं, और भी फॉर्म्स हैं, जैसे पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू के टी। ये पता है के क्या होगा? जल्दी बताओ, के को क्या बोलते हैं? हाँ बेटा बताओ, जैनब, फातिमा, शीबा बताओ, के को क्या बोलोगे? नबील? इसको बोलोगे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अगर आप नंबर ऑफ मोल में एक्सप्रेस कर रहे हो तब तो आर लेते हो, नंबर ऑफ मोल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हो तब तो आप आर लेते हो, और अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू लिखते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में एक्सप्रेस करते हो तो के लेते हो। मैं पूछ सर रहा हूँ आप कि हाँ, शायद स्क्रीन फ्रीज हो गई शायद आपकी, आप शायद लिख रहे हैं तो दिख नहीं रहा है इसके आगे। नहीं अभी पीएम। नहीं अच्छा फ्रीज नहीं हुई है। ठीक है मैं ठीक है। पूछ रहा हूँ के की वैल्यू क्या होती है, बताओ मेरे को। के कितना आता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। समझ में आ गया ना? पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू एन तो नंबर ऑफ मोल है, और ये आर की वैल्यू पता है ना सबको। आर की वैल्यू तो कंफ्यूजन रहता है सबको, कब क्या लेनी है। आर लेनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर पास्कल में है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉल्यूम, प्रेशर, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में अगर है, टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में ही रहता है, लेना पड़ेगा। क्लियर? पीवीटी की वैल्यूज अगर ऐसा यूनिट में है तो आर की वैल्यू ये लोगे आप। आर की वैल्यू और कौन सी होती है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। समझ आ गया? तो ये वैल्यू तब आएगी आपकी जब आप वॉल्यूम लीटर में लेंगे, ठीक है, और प्रेशर एटमॉस्फेयर में लेंगे तब। R is equal to 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, ठीक है, और R is equal to 1.987, ठीक है। ये CGS यूनिट है, कैलोरीज वाला जो यूनिट होगा उसमें होगा, तो ये तो अपन इतना काम में लेते नहीं है, अपन इन यूनिट्स को काम में लेते हैं, ठीक है। तो R है तो नंबर ऑफ मोल है, और अगर नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल, एक एक अलग अलग पार्टिकल के फॉर्म में फॉर्मूला बने, तो फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल है, कैपिटल एन लिखा हूं, एन तो नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, और एन जो है मोल है, छोटा एन मोल है। इसको आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट कहोगे। के टी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बताओ मेरे को। के बराबर 1.38 इंटू 10⁻⁻23। समझ आ गया? ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट की अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में आइडियल गैस इक्वेशन लिखते हैं, तो मोल के टर्म में लिखते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होगा। आर की वैल्यूज मैंने आपको बताई दी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों। और इसके बाद जो है
कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए, तो ये तो ध्यान रखना है अपन को। जैसे एक क्वेश्चन अभी रिसेंट है, मैं लिखवा देता हूँ, आप कीजिए जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, वो तो आपको पता ही है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आपकी जो टोटल प्रेशर होगा वो गैसेस जो प्रेजेंट होंगी उनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी गैस का, वो क्या होगा, टोटल प्रेशर और इनटू उस गैस का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मालूम ही है अपन को, मोल फ्रैक्शन कितना होता है, उस गैस के मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अपन कर लेते हैं जो रिसेंट आए हैं। 0.5 moles of gas A, X moles of gas B, exert a pressure of 200 पास्कल। ये ऐसा यूनिट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 200 पास्कल का प्रेशर है in a container of वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब। कंटेनर का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है एट 1000 केल्विन, ठीक है। तो आर का जो वैल्यू है जूल पर केल्विन पर मोल में लिया गया है अगर, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू बताना है, क्या ऑप्शन होगा एक्स का वैल्यू। हाँ बताओ जल्दी से। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से बताओ। आर आर 8.3 वाला है, तो आर तो वैल्यू लिखनी नहीं है, आपको सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आर को आर ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ आर है, ठीक है। और ये जो वैल्यूज हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो सब ऐसा यूनिट में, तो आर जूल पर केल्विन पर मोल का ही है। तो आपको कोई प्रेशर को बदलने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम को भी बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर उसी हिसाब से दिया हुआ है। समझ आ रहा है। जी सर। तो क्या आंसर होगा इसका। टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होगा वो दोनों गैसेस का होगा, है ना। तो या तो टोटल मोल निकाल लो आप, उससे टोटल प्रेशर बता सकते हैं अपन, और एक्स बताना है अपन। कि एक्स क्या रहेगा।
शिबा आंसर एक बार चेक करो और बेटा। हाँ अब ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो आंसर होगा सी, समझ गए। नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल होते हैं पी वी बाय आर टी। तो प्रेशर तो आपको यहाँ पे कितना दे रखा है 200, वॉल्यूम कितना दे रखा है 10, आर तो आर के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 1000। 3 जीरो कट गए यहाँ पर, ठीक है। तो x इक्वल टू 2/r माइनस 0.5, 2/r बचा है यहाँ तो, माइनस 0.5 कर दिया मैंने। समझ आ गया? क्लियर? जी सर। कर लोगे इसको? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओपन वेसल है एट, ये अभी रिसेंट क्वेश्चंस हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ओपन वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड until 2/5 of the amount of the gas, until 2/5 of the amount of gas, ideal gas behavior अपन को assume करना है, is escape। The temperature of the vessel to which it has been heated, कितना गर्म किया कि उसमें 27 डिग्री सेल्सियस पे था। वेसल आइडियल गैस मान रहे हैं, वेसल का वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आपका गैस कुछ बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2/5 of the amount of gas escaped from the vessel, the volume of the vessel has remained fixed, the temperature of the vessel to which it has been heated, कितना गर्म किया था अपन ने, किस टेम्परेचर तक गर्म किया। क्वेश्चन समझ में आ गया? ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, 750 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, 750 केल्विन और 500 केल्विन। हाँ जल्दी से बताओ। कितना आंसर आएगा?
नबील जैनब आ रहा है? गैस एस्केप हो गई क्योंकि वॉल्यूम तो गैस, कंटेनर ओपन रहा, वॉल्यूम कंटेनर का तो फिक्स रहा, लेकिन गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो गैस के कुछ मोल्स बाहर निकल गए। कितना अमाउंट बाहर निकला ये देखेंगे अपन, ठीक है। 2/5 ऑफ द अमाउंट एस्केप हो गया। कितना आंसर आएगा? नबील आ रहा है क्या? सर कर रहा हूँ। हम्म, क्या ले रहे हो आप इसमें? क्या मोल्स हमेशा, वेसल के अंदर मोल्स कम हो जाएंगे, अमाउंट बाहर निकल गया तो 2/5 मोल उसके, 2/5 ऑफ द इनिशियल मोल डिक्रीज होगा, अमाउंट का ये मतलब है। तो मोल और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप अपन को एस्टैब्लिश करना है। इन सबको हटा दो, पी वी और आर को हटा दो, एन और टी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है अपन को। तो N1T1 इज इक्वल टू N2, ये कर सकते हो आप। समझ गए? N1T1 इज इक्वल टू N2T2, कुछ अमाउंट बाहर निकल गया, तो इनिशियल मोल मान लिया अपन ने n थे, और T1 जो था 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन था, ठीक है। फाइनल मोल जो है 2/5 अमाउंट बाहर निकल गया, तो 2/5 कम हो गए, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, ओपन वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है उसका, ठीक है। ये वेसल आपने ओपन लिया है, अगर मान लो इसमें खोल है, तो यहाँ पे गैस है, जितनी भी गैस है अगर हीट करोगे इसको तो कुछ अमाउंट बाहर निकल जाएगा, तो बची हुई गैस रहेगी, प्रेशर तो वही रहेगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वॉल्यूम इसका V है, वॉल्यूम फिक्स है, तो मोल्स बदले और टेम्परेचर बदला, तो क्योंकि N और T आपके इस इक्वेशन से अपन देख सकते हैं ये सब चीजें कांस्टेंट है, N1T1 इज इक्वल टू N2T2, तो नए मोल जो वेसल में रह गए वो 2/5 तो चली गई गैस बाहर, तो N माइनस 2/5 ऑफ N, और नया टेम्परेचर T मान लिया मैंने। समझ में आ रहा है? बड़ा आसान है ये, ठीक है। तो N300 इज इक्वल टू 3/5 N, N कैंसिल आउट हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो गया? 500 केल्विन रह गया। समझ आया? तो किस टेम्परेचर तक हीट किया गया होगा? 500 केल्विन तक हीट किया गया, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके,
पार्शियल प्रेशर के हैं, और चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये बेसिक बेसिक सवाल है ये तो। इसके बाद आता है डिफ्यूजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बनते हैं। डिफ्यूजन और एफ्यूजन का। डिफ्यूजन तो क्या होता है, डिफ्यूजन गैस का स्प्रेड होना होता है। जैसे मान लो रूम में कोई अपन परफ्यूम की बोतल ओपन करते हैं, तो अपने रैंडम मोशन के कारण ये जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं ये पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन तो स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स, गैस थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस या वॉल्यूम। थोड़े समय बाद अपन देखेंगे तो ये ऐसे फैल जाएंगे, सब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एफ्यूजन क्या है? एफ्यूजन होता है कि अगर एक गैस है किसी कंटेनर में, आप उस कंटेनर में पिन होल कर दीजिए, है ना। पिन होल क्या मतलब, ये एक्चुअली कायदे से तो ये होल का जो साइज है मॉलिक्यूलर लेवल का है, मॉलिक्यूलर लेवल का साइज है, मतलब ये आप होल जो करोगे ये मॉलिक्यूलर लेवल का है। तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं इसमें से एफ्यूज आउट होंगे, इसको अपन एफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन और एफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन और एफ्यूजन में क्या फर्क है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किस किस के ये देखना पड़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। तो बता सकता है कोई, याद है किसी को? हाँ नबील, शिवा, कुछ कुछ याद है किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो गैस का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना धीरे वो डिफ्यूज या एफ्यूज आउट होगी। और क्योंकि अपन जानते हैं, अभी अभी अपन ने लिखा कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आरटी। तो मोलर मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं डेंसिटी की जगह मोलर मास भी लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मोलर मास के। समझ आया? जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि मैंने ली हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है, तो जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना मॉलिक्यूल धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, उतना धीरे धीमे चलेगा। जो हल्का मॉलिक्यूल है ना जल्दी से जाएगा, है ना, जल्दी से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें रैंडम मोशन ज्यादा स्पीड से होगा। जो बड़ा मॉलिक्यूल है, हैवी मॉलिक्यूल है, वो धीरे धीरे चलेगा। तो डिफ्यूजन, उस गैस का डिफ्यूजन जो स्प्रेडिंग होता है वो, और एफ्यूजन दोनों ही धीरे धीरे होंगे। समझ आया? तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन बोलो, ऐसे होगा क्योंकि इनके मोलर मासेस बढ़ते जा रहे हैं। हाइड्रोजन का 2 है, हीलियम का आपका 4 है। समझ आ गया? इस तरह से इंक्रीज होते जा रहे हैं मोलर मासेस। अगर इंक्रीज होते जाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन कम होता जाएगा।
ठीक है, ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ये भी है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी स्पीड बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और स्पीड जो है रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है जो स्पीड होती है। तो अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि रूट टी के प्रोपोर्शनल होती है स्पीड। जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है रूट टी के प्रोपोर्शनल आएगी। तो ऐसी परिस्थिति में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी डिफ्यूजन या एफ्यूजन होगा, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी टेम्परेचर की नहीं है, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर की है, क्योंकि स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल जो आता है अपन देखेंगे वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ आया? ये होगा। अच्छा, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे आप, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है तो जल्दी जल्दी गैस बाहर निकलेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, तो ये तो अपन को बात समझ में आनी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है ना। और डिफ्यूजन और एफ्यूजन नापेंगे कैसे अपन? क्लियर, ये भी एक तरीका होता है कि हाउ टू मेजर द रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन। ठीक है, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन नाप सकते हो आप, जो वॉल्यूम ऑफ गैस है बाय टाइम, जो वॉल्यूम ऑफ गैस जो बाहर निकली, डिफ्यूज हुई या एफ्यूज हुई अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, या फिर आप नाप सकते हो मोल ऑफ गैस अपॉन टाइम टेकन, कि कितने मोल गैस के बाहर निकले कितने समय में। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट है, तो अमाउंट अपॉन टाइम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर कोई ट्यूब में अगर आप गैस मूव कर रही है, ट्यूब में ऑफ यूनिफॉर्म रेडियस, तो इसमें डिफ्यूजन या इफ्यूजन अपन इस बात से देख सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैस अपॉन टाइम टेकन। ओपन में आप नहीं कह सकते क्योंकि ओपन में तो गैस सब तरफ फैल जाएगी, है ना। लेकिन अगर आप ट्यूब में ले रहे हो तो ट्यूब में तो बंद ट्यूब है, यूनिफॉर्म रेडियस है, तो उसमें कितना दूर तक गई वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, जो अपना फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा, और उससे अपन पता लगा सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, है ना, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन डिस्टेंस ट्रैवल के प्रोपोर्शनल आएगा डायरेक्टली। समझ आया कि नहीं आया? या प्रेशर के प्रोपोर्शनल आएगा, कि अगर आप प्रेशर लेते हो तो कितना प्रेशर ट्रैवल किया गैस, मतलब कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ, है ना। तो ड्रॉप इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर से नाप रहे हो तो ड्रॉप इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, कितने समय में कितना ड्रॉप आया। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि प्रेशर ड्रॉप हो गया 5 पास्कल से, है ना, या 5 एटमॉस्फेयर का ड्रॉप हुआ 1 घंटे में, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 5/T हो गया 1। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इससे अननोन गैस का मोलर मास निकाल सकते हैं अपन। तो बड़ा ही सिंपल एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनिएगा आप। 180 ml hydrocarbon gas diffuses in 15 minutes। ठीक है, 120 ml of sulfur dioxide diffuses in same condition, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर 20 मिनट्स में डिफ्यूज होती है। अंडर सेम कंडीशंस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन
gas is option A C2H6, option B CH4, option C C2H2, ऑप्शन डी C2H4। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर दो। नबील शिवा कर रहे हो? जस्ट 1 मिनट बचा है, जल्दी से। क्वेश्चन बहुत इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कर दीजिए। क्लास एंड करता हूं मैं फिर। हाइड्रोकार्बन लिया कोई, वो गैस है, वो डिफ्यूज होती है 180 ml 15 मिनट में, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड 120 ml ही डिफ्यूज हो पाती है 20 मिनट में। कंडीशन सारी एक जैसी दी गई है प्रेशर टेम्परेचर की। तो हाइड्रोकार्बन गैस का फॉर्मूला क्या होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? Yes, sir. हाँ बेटा, चलो, वेरी गुड। बताओ जल्दी से। तो अंडर रूट ऑफ मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन। पहला बात, रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम जो बाहर निकली है गैस की, डिफ्यूज हुई है, डिवाइडेड बाय टाइम से नापा जा सकता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। हाइड्रोकार्बन का मोलर मास अपन को मालूम नहीं है क्योंकि बताया ही नहीं है हाइड्रोकार्बन गैस कौन सी है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास तो अपन निकाल सकते हैं, और इससे क्वेश्चन अपन कर लेंगे जब दोनों को कंपेयर करोगे, है ना। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो दो वैल्यूज को अगर आप तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वल टू में बदलोगे तो कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, कांस्टेंट तो पता नहीं है अपन को, तो कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हो आप कैसे? दो गैसेस के वैल्यू को रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन को डिवाइड करके, अगर डिवाइड कर दोगे आप तो आंसर आपका आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन गैस के लिए क्या है, 180 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, 15 मिनट्स, है ना, ml पर मिनट में है। और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ये तो हाइड्रोकार्बन है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना है, 120 ml डिफ्यूज हुआ कितने समय में, 20 मिनट्स में। ठीक है, इक्वल टू लगा दो, वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया अपन ने, और इक्वल टू में मोलर मास हाइड्रोकार्बन का m ले लिया अपन ने, मालूम नहीं है अपन को सल्फर डाइऑक्साइड का कितना होता है, 32 + 32 6, है ना, 64। समझ गए? इससे अपन कर देंगे तो 6 3 18, 6 2 12, 3 5 15, 2 10 20। ठीक है, तो ये तो आ गया 2 इधर, और इधर आ गया 64/m। तो ये इसको 64/m इज इक्वल टू 64 स्क्वायर कर दिया अपन ने, m इज इक्वल टू 16, तो जिससे अपना मोलर मास आता है मीथेन। समझ में आ गया? Yes, sir. नबील समझ में आया क्या? सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच पूरा, पता नहीं क्या हाँ हुआ। हाँ हाँ, देखो मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन का रेट है ना डिफ्यूजन का, वॉल्यूम अपॉन टाइम, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया। अच्छा, क्योंकि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ अंडर रूट ऑफ मोलर मास के, तो यहाँ तो हाइड्रोकार्बन का मोलर मास या सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास ले लिया। समझ गए?
अब इसको सॉल्व करके ये आ रहा है 2, ये वैल्यू आ जाएगी, बड़ा आसान सा सवाल है ना। स्क्वायर कर दो, मोलर मास निकाल लो, जी तो सर। मोलर मास जो है मीथेन का 16 आ रहा है, तो मीथेन का ही मोलर मास है, तो समझ गए। यस सर, ठीक तो है सर। इससे अपन कर लेंगे सवाल, ठीक है। तो इसके जी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो गलती बिल्कुल मत करना, है ना। नेक्स्ट टर्न पे इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, केटीजी के क्वेश्चंस कर लेंगे जल्दी से अपन, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो Okay. क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, बाय थैंक यू बाय, सर। टेक केयर। यू टू।